अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डोज एडजस्टमेंट फॉर यूरेमिक पेशेंट। आज का लेक्चर ज़रा इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ा ध्यान से सुनना है। ठीक होगी बात, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटे आपको पता है यूरेमिक पेशेंट क्या होते हैं? जिनका रिड्यूस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है। ठीक होगी बात। अब ऐसे पेशेंट्स के अंदर किस में चेंजेस आते हैं बेटे? फार्माकोडायनेमिक्स में भी आ सकते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में से भी आ सकते हैं। तो हम इन्हीं कंडीशंस के लिए हम डोज एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनका जो एलिमिनेट होती हैं या तो मेटाबॉलिज्म के जरिए या बाइलियरी सिक्रेशन के लिए। इन केसेस में यूरेमिया उनके फार्माकोकाइनेटिक को इफेक्ट नहीं करता और ऐसी ड्रग्स के लिए हमें डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फिर हमारे पास बहुत सारे एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं ड्रग्स के, ठीक है, जिनका एडिशनल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। ठीक है बात, तो हमें उसको भी ध्यान रखना होता है डोज को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जब फ्री ड्रग कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको भी हम कंसीडर करते हैं कि वो डिक्रीज या अल्टर ना हो जाए प्रोटीन बाइंडिंग में यूरेमिया के अंदर। ठीक होगी बात। और इसके अलावा हमारे पास जो कंबाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें एक या दो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं वो भी डिफरेंशियली इफेक्टेड होते हैं बाय डिक्रीज रीनल फंक्शन। हर एक का अलग अलग होता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, तो हम यूरेमिक पेशेंट में कोशिश करते हैं कि हम कम्बिनेशन ड्रग दे ही ना, डिस्करेज करें। सो याद रखिएगा पहले किस किस में डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है और किस में नहीं है। बहुत सारी ड्रग्स जो मेटाबॉलिज्म या बाइलियरी सिक्रेशन से होते हैं उनमें यूरेमिया के पेशेंट में उनमें हम फार्माकोकाइनेटिक अल्टर नहीं होती, जिसके लिए हमें उसमें डोज एडजस्टमेंट की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। फिर हमें डोज एडजस्टमेंट किसमें ज़रूरी है? जिसमें एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनते हैं और उसमें एक्टिव मेटाबोलाइट्स का फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी होता है। फिर हमें उस पेशेंट्स में ध्यान देना चाहिए जो जिनकी प्रोटीन बाइंडिंग इफेक्ट होती है। उसके अलावा कम्बिनेशन प्रोडक्ट्स को हम डिस्करेज करेंगे। ठीक होगी बात। अब बात करते हैं इसमें हमारे पास क्या है कि अच्छा, इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट apparent volume of distribution is not altered significantly and therefore the loading dose of a drug is the same in the uremic patient as in subject with the normal renal function। आपको पता है हमारे पास डोज दो तरह की होती है, एक लोडिंग डोज और एक मेंटेनेंस डोज। ठीक होगी बात। तो हमें लोडिंग डोज चेंज नहीं करनी होती है, हमें मेंटेनेंस डोज चेंज करनी होती है, क्योंकि लोडिंग डोज सेम टू सेम रहेगी नॉर्मल पे और मेंटेनेंस डोज जो होगी वो बेस करती है क्लियरेंस के ऊपर। ठीक है, तो जैसे आपको पता है यूरेमिक पेशेंट में क्लियरेंस कम हो जाती है, इसी वजह से हमें क्या करना होता है? मेंटेनेंस डोज को कम करना होता है। हमारे पास तीन स्ट्रेटेजीज हैं, क्या? या तो डिक्रीज कर दें मेंटेनेंस डोज को, या इंक्रीज कर दें डोजेज इंटरवल को, या दोनों को चेंज कर लें, मेंटेनेंस डोज को भी और डोजेज इंटरवल्स को भी। ये तीन चीज़ों को हम अपनाते हुए अपने डोजेज रेजिमेन को ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो टोटल बॉडी क्लियरेंस है वो ज़्यादा एक्यूरेट इंडेक्स है ड्रग डोजिंग करने के लिए, लेकिन एलिमिनेशन हाफ लाइफ को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कन्वीनियंस के, वो आसान ज़रा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन सा है? टोटल बॉडी क्लियरेंस वाला, वो एक्यूरेट है, लेकिन एलिमिनेशन हाफ लाइफ हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो कन्वीनियंट है, आसान है हमारे लिए। ठीक है, अब इसी तरह क्लियरेंस हमें क्या अलाउ करता है कि हम स्टेडी स्टेट ड्रग की कंसंट्रेशन को प्रेडिक्ट कर सकें, जबकि एलिमिनेशन हाफ लाइफ हमें क्या बताता है कि कितना टाइम उसको लगेगा स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को करने। तो ये इनका एक छोटा सा डिफरेंस है। इसके बाद बात करते हैं नोमोग्राम्स की। नोमोग्राम्स आपको पता है कि क्या होते हैं? ये चार्ट्स होते हैं जो एस्टिमेटिंग डोजेज रेजिम इन यूरेमिक पेशेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। किस पे बेस होते हैं? सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन पे, पेशेंट डाटा पे और फार्माकोकाइनेटिक और ड्रग्स पर। हर नोमोग्राम में कुछ एरर्स होते हैं, कुछ असम्पशंस होती हैं और कुछ डेटाबेसेस होते हैं, कुछ ड्रग डेटाबेसेस होते हैं। अब देखते हैं कि क्या है बेटा। अब नोमोग्राम में बेटा हमारे पास क्या है? हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन में के यू जो है ये क्या है? आपका रेट कांस्टेंट, कौन सा? एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के एन आर के। एन आर का मतलब नॉन रीनल एलिमिनेशन प्लस ए जो है ये एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट का ए है, और क्लियरेंस सी आर आपको पता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस है। सो बेसिकली आपकी यूरेमिक एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के यू इज सम ऑफ द नॉन रीनल प्लस रीनल एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट विच इज डिक्रीज ड्यू टू रीनल इम्पेयरमेंट। ये क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है रीनल इम्पेयरमेंट में। तो इस इक्वेशन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? हमारा यूरेमिक पेशेंट का जो एक्सक्रीशन रेट या एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है वो निकाल सकते हैं। अभी हमने पीछे ये बात पढ़ी कि हम किस तरीके से क्या करते हैं कि टोटल बॉडी क्लियरेंस वाला एक्यूरेट है, लेकिन हम एलिमिनेशन हाफ लाइफ की मदद से ये सब निकालते हैं। तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ के लिए हमें उसका रेट कांस्टेंट पहले मालूम होना चाहिए। तो रेट कांस्टेंट हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। इसके अलावा नोमोग्राम्स के और भी कुछ मेथड्स हैं। एक है द नोमोग्राम्स मेथड ऑफ वेलिंग एंड क्रेग। ठीक है, के बाद अब ये क्या है बेटा? ये एक एस्टिमेट करता है रेशियो ऑफ द यूरेमिक एलिमिनेशन rate constant Ku to the normal elimination rate constant Kn
ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस। मतलब ये रेशियो का वैल्यू है जो कि इन दो रेशियोज के दरमियान है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ अ यूरेमिक पेशेंट बाय एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ द नॉर्मल पेशेंट। अगर आप देखो तो ये हमारे पास रेशियो ये आ गई है, यूरेमिक डोज इज इक्वल टू KU बाई KN। KU बाई KN क्या है? KU क्या है? एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ अ यूरेमिक पेशेंट, और KN क्या है? एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ अ नॉर्मल पेशेंट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल डोज। ठीक है, बाद अब इसमें हमारे पास देखो डोजेज जो है इंटरवल है वो केप्ट है कांस्टेंट। ठीक है, जब हमारे पास डोजेज इंटरवल टॉ जो है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं तो जो यूरेमिक डोज है वो हमेशा स्मॉलर फ्रैक्शन में आएगी टू द नॉर्मल डोज, क्योंकि डोजेज इंटरवल हमने कम कर दिया है ना। तो इन केसेस में क्या होता है कि आपकी जो डोज होती है वो स्मॉलर आती है नॉर्मल डोज के निस्बतन। लेकिन अगर हम इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग द डोज हम डोज को कांस्टेंट रख लें, हम डोजेज इंटरवल को कांस्टेंट ना रखें, हम डोज को कांस्टेंट रख लें, तो बात क्या होगी बेटा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर सिंपल क्या होगा, इसके अंदर टॉ आ जाएगा, डोज की जगह हर जगह पे टॉ यू, क्योंकि अब हम डोजेज इंटरवल निकाल रहे हैं। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होता है, ये वाला फॉर्मूला ही मैक्सिमम आपका यूज होता है। अब बेटे क्या है आपके पास करने के लिए जो पहली असाइनमेंट है वो ये है कि इसकी ही प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके बुक के अंदर। ठीक है, बाद इसी से रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो आपके है पेज नंबर 787 के ऊपर। ठीक है, बाद अब उसमें आपको ना एक चीज में कंफ्यूजन होगी, के यू रेशो के एन। ये के यू रेशन के एन जो है ना बेटा, ये ना ग्राफ प्लॉट किया जाता है और उसकी मदद से निकाला जाता है। ठीक है, बाद अब ये ग्राफ इसकी वैल्यूज ना इक्वेशन जब सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन तो उसमें बताई हुई है, आपको ना वो अगले पेज 789 पे ग्राफ बना हुआ है उसमें से निकालते हैं। खैर वो आपको निकालनी नहीं है कि वो बड़ा एक लंबा प्रोसीजर है, सिर्फ आपने ये वाला प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखनी है और समझनी है कि आपको समझ आई कि नहीं। इसके अलावा बेटा जो वेलिंग और क्रेक था ना, इसने पूरे लिस्ट ऑफ ड्रग्स दे दी थी और उनको ग्रुप कर दिया था और इसने उसकी सारी वैल्यूज ना आगे टेबल जो 24.5 आपके बुक पे बना हुआ है, इसका पेज नंबर है बेटे पेज नंबर 788 के ऊपर। ठीक है, इसमें सारी ड्रग्स के ऊपर KU बाई KN की परसेंटेजेस पर आर के हिसाब से सब कुछ लिखी हुई हैं, तो आपने सारी वैल्यूज उधर देख देख के ही करना है। तो कोई खास, क्योंकि नोमोग्राम में उन्होंने पहले से निकाल के दी हुई है। ठीक है, बाद तो आपने इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसको एक दफा अच्छी तरीके से देखना है पेज नंबर 787 के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज मेथड। दूसरा हमारे पास मेथड है कि हम फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। बेटा बहुत सारे ड्रग्स का ये जो फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग अनचेंज है ये लिटरेचर में अवेलेबल है, इसका भी साथ ही टेबल बना हुआ है 24.6, उसके ऊपर से भी आप इसकी वैल्यूज देख के निकाल सकते हैं। ठीक होगी बात। इसके बाद हमारे पास जो अगला मेथड है वो है ग्विस्टी-हेटन मेथड। अब ये मेथड क्या है बेटा, ये मेथड हमारे लिए अज्यूम करता है कि जो किडनी का फंक्शन जो रिड्यूस हो गया है रीनल पोर्शन के ऊपर, उसका क्या इफेक्ट है एलिमिनेशन कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, बाद फिर दोबारा से करता हूं कि ये अज्यूम करता है कि किडनी का जो फंक्शन जो कम हो गया उसका क्या इफेक्ट आएगा एलिमिनेशन कांस्टेंट के अंदर, और ये हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, इसके रेशियोज निकालकर। अब आप देखो ये बहुत इजी सा है, ये के है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ यूरेमिक पेशेंट और ये है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इन नॉर्मल पेशेंट इज इक्वल टू क्रिएटिनिन क्लियरेंस इन यूरेमिक पेशेंट बाय क्रिएटिनिन क्लियरेंस इन नॉर्मल पेशेंट। तो इन सबकी रेशियो से हमें पता चल जाता है। अब हमें पता चल गया, अब हमें इसमें से निकालना क्या था बेटा, हमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालना था किसका, यूरेमिक पेशेंट का। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जो ओवरऑल यूरेमिक एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट है वो सम के बराबर होता है, किसके सम के बराबर है, ये जो आपका KUR है किसके सम के बराबर है, नॉन रीनल प्लस रीनल। ठीक है, KU यूरेमिक इन रीनल और नॉन रीनल दोनों के बराबर है। तो आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे फिट हो जाएगी खाली रीनल के साथ। आप देखिए यहाँ पे आ जाएगी, बाकी सारी सेम रहेगी। अब इस पूरी की पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे किसे, KN के साथ, KN के साथ। अब हमने जब इसको KN के साथ डिवाइड कर दिया तो क्या होगा हमारे पास, हमने उसको KN से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। अब हम इस रेशो को, ये वाली जो रेशो हमारी बनी थी KU बाई KN वाली, इसको हम कहते हैं कि ये FE के बराबर है, यानी फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज, और 1 माइनस FE क्या है, UNR बाई KN। ये इक्वेशन क्या है, जो फ्रैक्शन ऑफ अ ड्रग एक्सक्रीटेड बाय नॉन रीनल रूट्स। तो इसकी मदद से हम उसको इधर पुट कर देते हैं। ये देखिए हमने इसकी जगह, ये वाली की जगह 1 माइनस FE और इसकी जगह हमने क्या है FE पुट कर दिया।
ठीक हो गई बात, ये सब हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एफ ई एक ही दफा लिखेंगे और ये सारा के इक्वल टू हो जाएगा जी के। अब ये जी क्या है, ये गोस्टेन-हैटन इक्वेशन का जी जो है ये उसका गोस्टेन-हैटन फैक्टर है। ठीक हो गई बात, जो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इसके अंदर हम वैल्यूज में डालते हैं, ठीक हो गई बात, तो हमारे पास ये जी कैलकुलेट हो जाता है। ठीक हो गई बात, तो ये भी एक इसका छोटा सा मेथड है। इसके बाद हमारे पास आज के लिए इतना काफी है। आज का ये लास्ट मेथड है जर्नल क्लियरेंस मेथड। अब जर्नल क्लियरेंस मेथड वैसे तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन हम ज्यादा यूज नहीं करते। ये किसके ऊपर बेस करता है, ये क्लियरेंस के ऊपर बेस करता है। अभी तक हम जितना पढ़ रहे थे वो कौन सा वाला पढ़ रहे थे, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के हिसाब से। अब जितना पढ़ रहे हैं ये क्लियरेंस मेथड के हिसाब से। देख लीजिए सेम वैसे ही है, हमें यूरेमिक की निकालनी है, रीनल की इज इक्वल टू यूरेमिक क्रिएटिनिन क्लियरेंस ऑफ यूरेमिक पेशेंट इन अ नॉर्मल पेशेंट मल्टीप्लाई बाय क्लियरेंस ऑफ द रीनल, आपके रीनल ड्रग की जितनी भी क्लियरेंस है। ठीक होगी बात। इसके अलावा हमने क्या किया, इसमें एक चीज एडिशन की कि ये खाली इक्वेशन जो थी वो हमें बताती थी रीनल की, हमने इसके अंदर नॉन रीनल और रीनल दोनों इंक्लूड कर दिया, बाकी सारा का सारा सेम है। ठीक होगी बात। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है इक्वेशन को। किस तरह सब्स्टिट्यूट किया बेटे, कि हमने नॉन रीनल को पहले भी हमने क्या कहा था कि वो अनएक्सक्रीटेड ड्रग है, 1 माइनस एफ ई प्लस एफ ई के साथ, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, इसको हम इसकी रेशो में ले जाएंगे, सी एल यू बाई सी एल, ठीक है, ये यहां पे आ जाएगा ये वाला सी एल, और बाकी सारी इक्वेशन ऐसे आ जाएगी। तो इस इक्वेशन की मदद से हम क्लियरेंस वाले के हिसाब से जो इसकी रेशो है, क्लियरेंस ऑफ अ यूरेमिक पेशेंट एंड नॉर्मल पेशेंट, हम इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आपके जो मैंने बताई है ये सारे सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल से हैं, ये इतने ज्यादा पेपर्स में आते नहीं हैं। आपको इनके पास फॉर्मूलाज और ये पता होगा। आपकी असाइनमेंट ये है कि जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी वो आपने एक दफा समझनी है। ठीक हो के बाद दूसरा, आपने जितनी भी इक्वेशंस हैं इनके जो लास्ट वाले फॉर्मूला ऊपर नाम लिखना है, मेथड ये और उसका ये फॉर्मूला, मेथड ये उसका ये फॉर्मूला, मेथड ये उसका ये फॉर्मूला, ये करके आपने सबमिट कराना है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा ही आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा घुचमिच ना हो आपके दिमागों में। आप अच्छी तरीके से इसको करके मुझे फिर बताइएगा। थैंक यू सो मच।